डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जो टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन इंडिया है वो एक कॉलोनियल लेगेसी की तरह लाया गया यहाँ। और अगर डेट बैक हम लोग पीछे जाते हैं अर्ली 19th सेंचुरी में, तो ये एक फॉर्मली स्टार्ट किया गया, लाया गया लॉर्ड मैकॉले के माइन्यूट्स ऑन इंडियन एजुकेशन, जो 1835 में लाया गया, इसके तहत, जहां पर उनका जो मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिशर्स का वो ये था कि ऐसे इंडियन क्लास को क्रिएट करना जो ब्लड से इंडियन हो, रंग से इंडियन हो, लेकिन उनका टेस्ट वो इंग्लिश का होना चाहिए, उनकी ओपिनियन जो है वो इंग्लिश की होनी चाहिए, उनका जो मॉरल्स है और इंटेलेक्ट है उसमें इंग्लिश झलकना चाहिए। ठीक है, तो इसने एक शुरुआत दी। इट वॉज एक्चुअली द बिगिनिंग ऑफ इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंडिया। तो मेनली हायर एजुकेशन में एक तरह से इसकी शुरुआत हुई। जो ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उन्होंने देखा, दे सॉ इंग्लिश को एक मीन्स टू कल्टिवेट एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, एक ऐसा साधन बनाया जाए ताकि वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन आसानी से यहाँ चला सके, एक ऐसे क्लास को क्रिएट करके ताकि एक इंटरमीडियरीज बिटवीन द रूलर एंड द मासेस मिल जाए उनको और उनको शासन करने में कोई दिक्कत न हो। सो ओवर द टाइम जब देखा जाता है तो इंग्लिश जो है इवॉल्व हुआ है एक टूल के फॉर्म में, एक इंपीरियल कंट्रोल करने के लिए, एक ऐसा सिंबल ऑफ प्रेस्टीज के लिए, एक अपॉर्चुनिटी के लिए, एक मॉडर्नाइजेशन के लिए। और पोस्ट इंडिपेंडेंस में अगर हम देखते हैं, यानी स्वतंत्रता के बाद भारत में जो रोल ऑफ इंग्लिश है वो बहुत सिग्निफिकेंट बन गया, क्योंकि इसकी यूटिलिटी जो है वो ग्लोबल कम्युनिकेशन में देखी जाने लगी, हायर एजुकेशन में इसकी इम्पोर्टेंस देखी जाने लगी, एम्प्लॉयमेंट में इसकी ज़रूरत देखी जाने लगी। एंड टुडे इंग्लिश जो है वन ऑफ द 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अ मैंडेटरी सब्जेक्ट इन मोस्ट स्कूल्स, ऑल्दो इट्स स्प्रेड एंड एक्सेसिबिलिटी रिमेन अनइवन अक्रॉस रीजन्स एंड सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स। यह देखा गया कि हर जगह ये नहीं फैल पाया है, फिर भी इसको एक मैंडेटरी की तरह स्कूल्स में लागू कर दिया गया। इसके पीछे मैकॉले का और भी रीज़न था। दूसरी तरफ मैकॉले की जो पॉलिसी एंड एजुकेशनल रिफॉर्म था वो मुख्यतः क्या था? इट वाज एक्चुअली द रिप्लेसमेंट ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशनल सिस्टम एंड लैंग्वेज, जैसे संस्कृत को, पर्शियन को, उसको हटा देना और इंग्लिश बेस्ड सिस्टम को लाना, ताकि हायर एजुकेशन में लोगों को शामिल किया जा सके। ये भलाई नहीं थी बल्कि एक प्रकार का एक साजिश था। ठीक है, और यह साजिश क्यों था? एक्सपेंशन इन कॉलोनियल सिस्टम इन इंडिया, ताकि बहुत सारे ऐसे जगह बनाए जा सके जहां से इंग्लिश को एक लैंग्वेज बनाकर एक इंटरमीडियरीज को तैयार किया जाए, एक ऐसा क्लास तैयार किया जा सके ताकि उन्हें रूल करने में दिक्कत ना हो। इसलिए इंग्लिश मीडियम इंस्टीट्यूशंस खोले गए, लाइक प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में 1817 में खोला गया, और यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे 1857 में स्टैब्लिश किया गया। हाउएवर इंग्लिश की जो एक्सेस थी वो हायर एजुकेशन में वो लिमिटेड लोगों तक थी, जो अर्बन एलीट लोग थे। ठीक है, और ये आम लोगों के बस की बात नहीं थी। पोस्ट इंडिपेंडेंस जो डेवलपमेंट्स हुए उसमें रिटेंशन ऑफ इंग्लिश पोस्ट 1947, यानी किस प्रकार से इंग्लिश को कैरी फॉरवर्ड किया गया एज ए लैंग्वेज, क्योंकि अब लोगों के सामने विकल्प नहीं था। देयर वॉज अ डिज़ायर टू प्रमोट इंडियन लैंग्वेज, भारतीय भाषाओं को तो प्रमोट करना ही था पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद, लेकिन इंग्लिश जो है वो एक एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर अंडर आर्टिकल 343 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसको लागू कर दिया गया। इट्स न्यूट्रल एंड प्रैक्टिकल स्टेटस इन अ मल्टीलिंगुअल कंट्री। तो भारत जैसे मल्टीलिंगुअल कंट्री में एक लैंग्वेज ऐसा रखा गया जो एक न्यूट्रल और प्रैक्टिकल स्टेटस रखता हो।
रोल इन हायर एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इंग्लिश कंटिन्यूड टू डोमिनेट एकेडमिया, जितने भी एकेडमिक क्षेत्र थे उसमें इंग्लिश डोमिनेट करने लगा, साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, लॉ हो, ब्यूरोक्रेसी हो, और इट बिकेम इसेंशियल फॉर पार्टिसिपेशन इन नेशनल एंड इंटरनेशनल डिस्कोर्स। तो नेशनल और इंटरनेशनल जितने भी प्रकार के जो डिस्कोर्स थे, कार्य थे, उसमें इंग्लिश एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाने लगी। ग्लोबलाइजेशन एंड इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के लिए 1990s एंड ऑनवर्ड्स देखा गया कि इंग्लिश एक बहुत ही हाइटेंड वैल्यू रखने लगा, पर्टिकुलरली इन प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयमेंट, चाहे वो आईटी हो, बिजनेस हो एंड मीडिया हो। तो इस तरह से इंग्लिश ने पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता के बाद अपनी पकड़ बना ली हर एरिया में। दूसरी तरफ अगर इसका एक क्रिटिकल एनालिसिस देखा जाए तो क्या है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एलिट फॉर्मेशन, एक तरह से एक ऐसे वर्ग को तैयार करना, एक ऐसे क्लास को तैयार करना जहां इंग्लिश वॉज नेवर इंटेंडेड फॉर मास एडुकेशन, एक मास एडुकेशन के लिए यह नहीं था। इट्स इंट्रोडक्शन reinforced class hierarchies by empowering a small English speaking elite, a divide still visible today। आज भी आप देखेंगे कि जो बड़े लोग होते हैं वो जल्द इंग्लिश माहौल में ढल जाते हैं क्योंकि शुरू से ही उनको ऐसी शिक्षा दी जाती है। तो एक तरह से एलिट फॉर्मेशन था, एक ऐसे वर्ग को तैयार करना था जो आम लोगों से अलग हो। मार्जिनलाइजेशन ऑफ इंडिजीनियस लैंग्वेजेस, जो स्वदेशी भाषाएं हैं उसके साथ क्या हुआ कि द डोमिनेंस ऑफ इंग्लिश ऑफन रिजल्टेड इन द नेग्लेक्ट ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस, जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनको नेग्लेक्ट किया गया। लेकिन अभी जो न्यू पॉलिसी लाई गई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है, उसमें अब जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उसको सिखाए जाने पर जोर दिया जा रहा है। ठीक है, तो उस समय नेग्लेक्ट किया गया रीजनल लैंग्वेजेस को एडुकेशन में और उनका स्टेटस कमज़ोर कर दिया गया, उनकी यूज़ को लिमिट कर दिया गया और फॉर्मल डोमेन से उसको हटा दिया गया, यानी कि पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र से ऐसे लैंग्वेजेस को, रीजनल लैंग्वेजेस को बाहर कर दिया गया और इंग्लिश ने अपना प्रभुत्व जमा लिया। एक्सेस एंड इक्विटी इश्यूज़, अब क्या है कि सबके पास ये पॉसिबल नहीं था कि वो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स कॉलेजेस में पढ़ सकें। तो अर्बन स्टूडेंट्स जो थे, दोज अटेंडिंग प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, वो रिसीव कर रहे थे बेटर इंग्लिश एजुकेशन दैन देयर रूरल और गवर्नमेंट स्कूल काउंटर पार्ट्स। ठीक है, परपेचुएटिंग सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़। अब क्या हुआ, समाज में दो तरह के लोग हो गए, एक इंग्लिश मीडियम वाले और एक ऐसे तबके के लोग जिनके पास अंग्रेजी उतनी मजबूत नहीं थी। तो इनइक्वालिटी वहाँ देखा जाने लगा। कल्चरल एंड कॉग्निटिव इम्पैक्ट क्या हुआ, स्कॉलर्स आर्ग्यू करते हैं कि द एक्सेसिव फोकस ऑन इंग्लिश क्रिएट्स कल्चरल एलिनिएशन, यानी जब इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ने लगा तो इंडियन लोगों का ध्यान जो है वो कल्चर से हटने लगा। इसने लोकल ट्रेडिशन को हटा दिया, नॉलेज सिस्टम को बदल दिया और एक ऐसा एजुकेशन लाया गया जिसने एक तरह से अलग कर दिया भारतीय लोगों को उनके कल्चरल लेगेसी से और वे अलग होते चले गए। अगला जो है वो है पेडागॉजिकल शॉर्टकमिंग्स। इंग्लिश जो है शुरू से ही पढ़ाया जाता है रोट लैंग्वेज की तरह, लर्निंग और ग्रामर की मदद से और ट्रांसलेशन मेथड से, स्पेशली इन गवर्नमेंट स्कूल्स, जिसने हैम्पर किया, हानि पहुंचाई स्टूडेंट्स के कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस को। उनके अंदर जो क्षमता थी बातचीत करने की उसको बढ़ाया ही नहीं गया, वो सिर्फ ग्रामर सीखते रहे, ट्रांसलेशन मेथड सीखते रहे और उनकी कम्युनिकेटिव इंग्लिश जो है वो अच्छी नहीं हो पाई। अब पॉलिसी एम्बिग्विटी भी देखने को मिलती है। इसमें क्या है, बहुत सारी चीज़ें जो है जहाँ पर ये क्लियर नहीं है, एम्बिग्विटी है, यानी वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो साफ साफ दिखाई नहीं पड़ती हैं। लैंग्वेज पॉलिसीज़ जो इंडिया में हैं वो उसमें लैक देखी गई क्लैरिटी एंड कंसिस्टेंसी की। दूसरी तरफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है जो 2020 है, इसमें मल्टीलिंगुअलिज्म को लाया गया और मदर टंग को एक इंस्ट्रक्शन के रूप में अर्ली ईयर्स में लाने की कोशिश की गई है। इसने एक्नॉलेज किया है कि जो फंक्शनल इम्पॉर्टेंस इंग्लिश की है उसको एक प्रैक्टिकल चैलेंज के रूप में इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि बच्चे शुरू से इसको सीख सकें।
जब हम कंक्लूजन पे पहुंचते हैं तो पाते हैं कि द हिस्ट्री ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया रिफ्लेक्ट करता है एक कम्प्लेक्स इंटरसेक्शन ऑफ कॉलोनियलिज्म, नेशनलिज्म, सोशियो इकोनॉमिक मोबिलिटी एंड ग्लोबल मॉडर्निटी। तो हर तरफ ये दिखाई पड़ रहा है। अब ये हमारे लिए पॉजिटिविटी लेकर भी आ रहा है। अब क्या है, इंग्लिश ने क्या किया है, इट हैज़ सर्व्ड एज अ पावरफुल टूल फॉर अपवर्ड मोबिलिटी। कैसे आगे बढ़ना है इसके लिए एक टूल बन गया है ऑफ कम्युनिकेशन एंड ग्लोबल इंटीग्रेशन। अब हम इसकी मदद से कम्युनिकेट कर पाते हैं ग्लोबली और लोग से इंटीग्रेट कर पाते हैं, मिल पाते हैं। तो इसने एक तरह से इनइक्वालिटी भी पैदा की है, कल्चरल डिस्प्लेसमेंट भी पैदा की है, लेकिन अ बैलेंस अप्रोच इज नीडेड, वन दैट वैल्यूज इंग्लिश फॉर इट्स प्रैक्टिकल बेनिफिट्स while revitalizing and integrating Indian language and knowledge system in education। यहाँ पर ये देखना होगा कि एक बैलेंस अप्रोच होना चाहिए ताकि इंग्लिश की भी वैल्यू बनी रहे और इसके प्रैक्टिकल बेनिफिट्स को हम लोग लेते रहें, लेकिन इंडियन लैंग्वेज के साथ साथ इसको मिलाकर चलना है, इंटीग्रेट करके चलना है और फ्यूचर पॉलिसी में इस चीज़ को एम किया जाए ताकि लोगों को इक्विटेबल एक्सेस मिल सके और क्वालिटी इंग्लिश एजुकेशन मिल सके विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। यानी कि भाषागत तौर पे और सांस्कृतिक तौर पे अलग होने के बावजूद भी सबको एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए और इक्विटेबल होनी चाहिए, यानी सबको समान तरीके से शिक्षा मिलनी चाहिए। सो दिस इज एक्चुअली द मेन मोटो ऑफ English teaching in India, and also this is the history of teaching English in India। I hope कि अब आप समझ गए होंगे।